मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम द विजन क्लासेस बाय अजय सर। आप सभी को द विजन क्लासेस बाय अजय सर में स्वागत है। और आज नए टॉपिक ज्वार भाटा टाइट्स और इफ्स से लेकर हम आपके बीच आए हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं और हमें नहीं लगता कि अब यहाँ से एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार के कोई भी एग्जाम अगर होता हो तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सवाल मैंने हमेशा देखा है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं ये टाइट्स और इप्स के बारे में। आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज्वार और भाटा होता क्या है। तो ज्वार और भाटा को अगर समझा जाए तो देखिएगा कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ समुद्री भाग ज्वार कहलाता है। अगर यहाँ से अगर हम देखें कि देखिएगा कि ये कोई समुद्री तल है और समुद्री तल से ऊपर उठा हुआ भाग जो है वह ज्वार कहलाएगा। और जैसे ही उसके निचले भाग को, मतलब समुद्र तल से नीचे गिरा हुआ भाग, वह क्या कहलाएगा? वो भाटा कहलाता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि समुद्र तल और समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भाग जो लहरें हैं वह ज्वार कहलाएगा और नीचे गिरा हुआ भाग जो है वह क्या कहलाता है? तो भाटा कहलाता है। आगे चलते हैं कि आखिर देखिएगा कि आखिर ज्वार और भाटा ये पृथ्वी का एक कारक है। और आखिर ये होता क्यों है, कारण क्या है, कौन कौन से कारक हैं, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ज्वार और भाटा के कारक हैं चंद्रमा का आकर्षण बल। ये पहला है कि चंद्रमा का आकर्षण बल, यहाँ देखिएगा कि चंद्रमा का आकर्षण बल। दूसरा देखिए सूर्य का आकर्षण बल। और तीसरा देखिए पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। मतलब अगर ज्वार और भाटा पृथ्वी आ रहा है तो उसमें फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन सा? चंद्रमा का आकर्षण बल हो गया, सूर्य का आकर्षण बल हो गया, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल हो गया। तो सवाल कभी कभी आएगा कि निम्न में से कौन ज्वार भाटा का मुख्य कारक नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्वार भाटा का 3 कारण है। कौन कौन सा? चंद्रमा का आकर्षण बल, सूर्य का आकर्षण बल, उसके बाद पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो कभी सॉर्ट आउट करना होगा, छांटना होगा कि इनमें से कौन नहीं, तो आप छांट लेंगे इजी आसानी से। इसके बाद देखिएगा कि कभी भी पृथ्वी के भागों में समुद्री तल पर 24 घंटा में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आएगा। 2 बार ज्वार आएगा, 2 बार भाटा आएगा। ठीक है, यानी एक ही समय में 2 बार होगा। अब कैसे होगा तो थोड़ा सा देखिएगा 24 घंटे में कहाँ कहाँ आएगा। तो यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इस तरह से है तो इसके ऊपर उठ जाने भाग को, यानी यहाँ से जो ऊपर उठा है यह क्या कहलाया है? तो ज्वार कहलाया। और यहीं पर देखिएगा कि जब यहाँ पर ज्वार है तो एक और कहीं केंद्र होगा जहाँ पर ये ज्वार आएगा, ठीक उसके अपोजिट में। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ज्वार आता है। तो एक ही समय में कितनी बार हो गया? तो 2 बार। और इस लगभग कितने होने चाहिए? 24 घंटे। 24 घंटे में देखेंगे कि 24 घंटे में कम से कम 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। जैसे देखिएगा कि छोटी छोटी जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उस ओर हम ले चलेंगे कि भाटा से भाटा के बीच समय का अंतराल क्या होगा। क्वेश्चन आता है ज्वार से ज्वार के बीच समय का अंतराल क्या होगा। प्रश्न आता है कि ज्वार से भाटा के बीच समय का अंतराल क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पर कि सबसे पहले भाटा से भाटा की ओर देखें कि भाटा से भाटा के समय के बीच का अंतराल कितना होता है। तो 12 घंटे 26 मिनट का। छोटी छोटी क्वेश्चन है लेकिन है इसमें बल है, इसमें दम है।
कि भाटा से भाटा के बीच समय का अंतराल होता है वो 12 घंटा 26 मिनट होता है, लेकिन ज्वार से ज्वार के बीच, ज्वार से ज्वार के बीच अगर देखें तो समय का अंतराल क्या होता है, तो वह होता है 24 घंटा 52 मिनट। क्या देखिएगा, ये होता है 24 घंटा 52 मिनट का होता है, लेकिन ज्वार से भाटा और ज्वार से भाटा की अगर समय का अंतराल देखें तो 6 घंटा 13 मिनट। तो ज्वार से अगर भाटा की बात क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तो आ जाता है कितना, तो 6 घंटा 13 मिनट। अब एक और है सवाल, एक और पूछेगा कि अपकेंद्रीय बल के द्वारा, अपकेंद्रीय बल के द्वारा ज्वार और भाटा के बीच समय का अंतराल क्या है। तो ये होता है कितना, 24 घंटा 52 मिनट। ये 24 घंटा 52 मिनट आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और छोटी छोटी क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि मान लीजिए कि हमने देखा कि ज्वार से ज्वार के बीच समय का अंतराल क्या होता है, भाटा से भाटा के बीच समय का अंतराल क्या होता है, ज्वार से भाटा के बीच समय का अंतराल क्या होता है। इसके बाद अपकेंद्रीय बल के कारण समय का अंतराल क्या होगा, तो 24 घंटा हमने 52 मिनट की बात जो की थी, 24 घंटा 52 मिनट में होता है। अब एक और कि पृथ्वी पहले की अपेक्षा घूर्णन गति उसकी तेज हो जाए, दुगुनी कर दी जाए, तो ये सारे सवालों में जो सवाल बनेंगे वो कैसा बनेगा। या मान लीजिए पृथ्वी की घूर्णन गति है, उसके घूर्णन गति को आधी कर दी जाए, तो स्थिति क्या होगी, तब भाटा से भाटा के बीच अंतराल क्या होगा। तब अगर हम देखें कि ज्वार से भाटा के बीच समय का अंतराल क्या होगा, या ज्वार से ज्वार के बीच समय अंतराल क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं डरना है। कि जैसे हमने कहा कि अगर घूर्णन गति को दुगुना कर दिया जाए, तब जब दुगुना गति कर दीजिएगा तो पहले के जो समय थे वो आधे हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति को हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, तब देखेंगे कि तब भाटा से भाटा के बीच जो समय का अंतराल पहले 12 घंटा 26 मिनट था, अब वो क्या हो जाएगा, कम समय जल्दी जल्दी घूमेगा, यानी 6 घंटा यह 13 मिनट लगेगा। ज्वार से ज्वार के बीच अगर देखें तो यह कितना हो जाएगा, तो इसको भी अगर 24 घंटा 52 मिनट होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि 12 घंटा, ठीक है, और 26 मिनट। ज्वार भाटा के बीच 6 घंटा 13 मिनट था, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये भी आधा कर देंगे 6 घंटा 13 मिनट को। अब केंद्रीय बल के द्वारा कितना हो रहा था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। लेकिन सवाल एक और है कि अगर आता है कि घूर्णन गति आधी कर दी जाए, तो घूर्णन गति आधी करने का मतलब क्या है। घूर्णन गति आधी करने का मतलब ही होता है कि वह क्या होगा कि अब समय जो होगा वह ज़्यादा लेगा, और समय जब ज़्यादा लेगा तो बिल्कुल जो हमारा मान लीजिए कि 6, यहाँ पर अगर देख रहे थे कि 6 घंटा 13 मिनट ज्वार से भाटा के बीच, अब ये डबल हो जाएगा, यानी दुगुना हो जाएगा। पहले आधा हो जा रहा था, अब क्या हो रहा था, दुगुना हो जा रहा था। आइए चलते हैं। अब एक और सवाल है, जैसे दिखिएगा कि अब यहाँ से हम आते हैं कि आखिर ज्वार और भाटा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ज्वार और भाटा को अगर देखिएगा तो ज्वार भाटा दैनिक ज्वार होता है, अर्ध दैनिक ज्वार होता है, उच्च ज्वार होता है, निम्न ज्वार होता है। ऐसे करके हमारे यहाँ ये जो ज्वार भाटा आता है वो आता है। तो दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार, उच्च ज्वार, और उच्च ज्वार को थोड़ा सा बात कर लें कि उच्च ज्वार को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। उच्च ज्वार को स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाता है, और यह स्प्रिंग टाइड जो है सभी ज्वार भाटा से 20% ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, 20% ज़्यादा शक्तिशाली, 20% ज़्यादा। तो फिर भी ये सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा ज्वार है जो 20% ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो उच्च ज्वार, यानी अगर इसको देखें स्प्रिंग जो टाइड होता है वह 20% एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा होगा अन्य की अपेक्षा। इसके बाद देखिएगा कि उच्च ज्वार में हम थोड़ा सा बात कर लें, थोड़ी सी चर्चा कर लें कि यह स्थिति कब बनेगी, उच्च ज्वार की स्थिति कब बनेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ क्या है, ये एक कोई सन है, ये सूर्य है, और यहाँ पर हमने चंद्रमा को रखा है, बीच में चंद्रमा को रखा है, और यहाँ पर कौन है, अर्थ है, ठीक है। अब देखिएगा कि यह स्थिति क्या आएगी। यहाँ से सवाल एक और बनता है, ज्वार भाटा के साथ साथ एक और आएगा कि यहाँ SME
अगर सन है, मून है और अर्थ है, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है सिजगी की स्थिति कहा जाता है। अगर इसको हम देखें, इसको सिजगी की स्थिति कहा जाता है और यह अमावस्या के दिन होता है। और इस दिन क्या होगा कि उच्च ज्वार आएगा। जो सिजगी की स्थिति होगी उस समय अगर हम देखें तो ज्वार जो आएगा वह उच्च ज्वार आएगा। अब थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं कि यही हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी से हम देखेंगे कि यह जल है, जल राशि है। और यहाँ क्या हुआ कि यह पृथ्वी, ये चंद्रमा ने खींचना शुरू किया तो इस तरह से यहाँ पर एक ज्वार उठा। लेकिन इस ज्वार को जब ये अपना आकर्षण बल का प्रयोग किया तो क्या सूर्य भी किया था? तो हाँ, इसने भी क्या किया कि इसके फोर्स में, इसके बल में धनात्मक वृद्धि कर दी, यानी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ गया। इसीलिए क्या होता है कि ये जो कंडीशन होगा उच्च ज्वार का होगा। और ये ऐसा होता कब है? तो अमावस्या के होता है। ठीक है, तो SNE की स्थिति कब बनेगी? सिजगी की स्थिति अमावस्या के दिन, और इस दिन जो आएगा उच्च ज्वार आएगा। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं, जैसे एक और होगा जिसको हम कहते हैं, यहाँ सन है हमारा, ये हमने सूर्य को ले लिया है, ये हमारा सन है। यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमारा अर्थ है। और दूसरा हमने यहाँ मून को ले लिया, चंद्रमा को ले लिया। अब ऐसा कंडीशन अगर हो जाए तो जहाँ अगर हम देखें सन तो यहाँ भी था, सन यहाँ भी था, यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ जरा देखिएगा कि ये मून जो है यह ऐसे घूम रहा है, किसका? अर्थ का। लेकिन ये कैसे घूम रहा है? इस तरह से ये घूम रहा है, जिसके कारण ये कंडीशन बन रही है। अब जरा यहाँ भी वही दिखेगा कि ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। और अर्थ क्या कर रहा है? सन का। ऐसे कंडीशन को विकृति कहते हैं। ठीक है, और यह कब आता है? तो यह पूर्णिमा के दिन आता है, पूर्णिमा के दिन होता है। अब इस दिन कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट वाले में हमने सिजगी की स्थिति में क्या देखा कि उच्च ज्वार आया था। लेकिन ये विकृति की स्थिति में क्या होगा कि निम्न ज्वार आएगा। ठीक है, और विकृति की स्थिति कब होती है कि SEM यानी सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में रहेंगे। ठीक है, अब ऐसा होता क्या है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। यही पृथ्वी है, मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी जल राशि है और ये चारों तरफ जल राशि इसके भरे हुए हैं। अब सन भी क्या करेगा कि यहाँ से इस जल राशि को उठाने की कोशिश करेगा। और यहाँ से अगर हम देखें कि ये मून भी क्या करेगा कि जल राशि उठाने की कोशिश किया। अब यहाँ देखिएगा कि ये जल राशि जब यहाँ इसने उठाने की कोशिश की, यहाँ इसने उठाने की कोशिश की, अब तो क्या हो रहा है कि दो तरफ बल लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ की जल राशि क्या हो जाएगी? कम। यहाँ की जल राशि क्या हो जाएगी? कम। मतलब क्या, यहाँ हो जाएगी भाटा की स्थिति और यहाँ क्या हो जाएगा? ज्वार की कंडीशन हो जाएगा, ज्वार का कंडीशन। इस समय क्या होगा कि जो स्थिति होगी या विकृति की स्थिति होगी, और ये कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। एक और आते हैं कि जब कंडीशन ऐसा हो जाए, जरा देखिएगा कि अगर इस तरह की स्थिति आ जाए कि सन हो, मान लीजिए कि हमने क्या किया कि ये सन है और सन के बाद अर्थ देख रहे हैं और मून देख रहे हैं। 90 डिग्री पर अगर तीनों सिचुएट हो जाए, 90 डिग्री पर तीनों दिख जाए, तो कंडीशन क्या होंगे? तब निम्न ज्वार आएगा। क्यों आएगा? उसके पीछे कारण है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ और ये, ठीक है, यहाँ से जल राशि को यह कोशिश करेगा खींचने को और ये कोशिश करेगा अपनी ओर खींचने को, जिसके कारण क्या होगा कि जो ज्वार है, ज्वार की ऊंचाई जो होगी वो कम हो जाएगी और वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे? निम्न ज्वार कहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग और भी देखते हैं, जैसे कभी कभी होता है विषुवतरेखीय ज्वार, एक होता है विषुवतरेखीय ज्वार। विषुवतरेखीय ज्वार देखिएगा कि यह कैसा ज्वार है। तो विषुवतरेखीय ज्वार को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है और पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? तो चंद्रमा। और चंद्रमा का जो झुकाव है वो कितना डिग्री है? तो 5 डिग्री। तो यहाँ सवाल ये आता है कि अगर 23.5 डिग्री हम देख रहे हैं, 23.5 डिग्री कौन है? हमारा पृथ्वी है, और 5 डिग्री झुकाव किसका है?
तो 5 डिग्री झुकाव हमारे चंद्रमा का है। तो इन दोनों को अगर जोड़ लें तो कितना हो गया, यानी 5, 3, 23, 28, 28.5 डिग्री, यानी 28, 28.5 डिग्री का झुकाव बन जाता है। और जब ये 28.5 डिग्री का झुकाव बन जाता है तो यह विषुवत-रेखीय ज्वार आता है। ठीक है, अब विषुवत-रेखीय ज्वार के बाद और हम देखेंगे कि एक आता है जिसको हम कहते हैं अपभू और उपभू ज्वार। अपभू ज्वार और उपभू ज्वार, तो ये भी बहुत सवाल आया कि अपभू की स्थिति कब होगी, उपभू की स्थिति कब होगी, अपभू कौन सी स्थिति को कहते हैं, अपसौर किस स्थिति को कहेंगे, उपसौर किस स्थिति को कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा फोकस करते हैं कि अपभू और उपभू ज्वार। इसमें जरा देखिएगा कि क्या होता है कि यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर अगर हम देख लें कि मून है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ क्या होगा, चंद्रमा घूमेंगे। तो अगर स्थिति क्या हो कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अधिकतम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अपभू कहेंगे, अपभू कहेंगे। और अगर पृथ्वी से चंद्रमा के डिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपभू कहेंगे। अब एक और होता है कि अधिकतम दूरी होगी तो जाहिर सा है आकर्षण बल कम होगा, ज्वार क्या होगा, निम्न होगा। लेकिन अगर क्या हो कि वही कंडीशन क्या हो जाए, उपभू की स्थिति हो जाए, तो उस समय क्या होगा कि चंद्रमा के नजदीक कौन रहेगा, पृथ्वी, और उसका आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा, जिसके कारण समुद्र की जो लहरें हैं वह ज़्यादा ऊंचाई तक उठेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कंडीशन अपभू और उपभू की बनेगी। इसके साथ ही देखिए कि ज्वार भाटा के बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग देखते रहें, सुनते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।